Hello everyone, this is Bishwajit, and today we are going to discuss some very important questions for NEET exam. So basically, there are 20 questions given from zoology sections of biology. तो पहला जो क्वेश्चन है, so let's solve it. So there is a you can see the diagram of ovum is given, and that ovum is surrounded by few sperms. Okay. So in course of fertilization, obviously, you can see this kind of phenomena. So you have to identify A, B, and C. So A, it's clear that the A is the acellular, the non-cellular layer surrounding the ovum, that is zona pellucida, which is having some sperm receptor as well. So it's confirmed. So first option, A is given, zona pellucida. Okay. Let's talk about the B. So the B, this is the membrane, the cell membrane of the particular ovum. So we can say that P is the vitelline membrane, right? So here for the first option, बताया गया है कि ये पेरीवाइटलाइन स्पेस है. पेरीवाइटलाइन स्पेस क्या होता है? ये अगर ओवम हुआ, तो ओवम का जो मेम्ब्रेन है उसी को हम लोग वाइटलाइन मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, और उसके बाहर जोना पेलुसिडा का लेयर होगा, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा होगा, राइट? कोरोना रेडिएटा क्यों बताया गया है? क्योंकि सन का जो कोरोना है उसके जैसा ये यहाँ पे जो ग्रैनुलोसा सेल्स है वो रेडिएट करते हुए दिखाई देते हैं, राइट? तो द स्पेस बिटवीन वाइटलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा वी कैन कॉल दिस एज पेरीवाइटलाइन स्पेस. तो यहाँ पे पेरीवाइटलाइन स्पेस ये तो रॉन्ग हो गया. एंड सी ऑब्वियसली कोरोना रेटिकुलेटा नहीं होता है, कोरोना रेडिएटा होता है. सेकंड ऑप्शन इज जोना पेलुसिडा, वाइटलाइन मेम्ब्रेन एंड कोरोना रेडियस बेटा. सो हम लोग अपना सही आंसर हम लोगों को मिल चुका है. दैट इज ऑप्शन बी. A is zona pellucida. A is zona pellucida. B is wetland membrane, and C is corona radiata. ऑप्शन सी में रॉन्ग किधर है? डी, ये पेरीवाइटल स्पेस नहीं है. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन डी में ए जो बताया गया है उलेमा, ये तो उलेमा कतई नहीं हो सकता है, तो ये गलत ऑप्शन है. सो कुल मिला के हम लोग का जो करेक्ट आंसर हुआ वो ऑप्शन बी. अभी तक जो मार्किंग है, ये मार्किंग वाइटलाइन मेम्ब्रेन को ही डिनोट कर रहा है. अगर ये मार्किंग दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता तो ये पेरीवाइटलाइन स्पेस हो सकता है. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता के रखा है? Which of the following statements are true for reproduction in Periplaneta americana? कॉकरोच का क्वेश्चन है. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से. ओके, तो स्टेटमेंट में क्या बताया है? एंटीरियर पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल पाउच कंटेन्स फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर्स एंड कोलैटरल ग्लैंड्स. ओके, तो फीमेल कॉकरोच का अगर एब्डोमेन अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो एब्डोमिनल पोर्शन में हम लोगों को जेनिटल पाउच देखने को मिलेगा. और जेनिटल पाउच का जो एंटीरियर पोर्शन है वहां पे गोनोपोर देखने को मिलता है. ठीक है. अ, इधर स्पर्माथिका होता है, तो स्पर्माथिकल पोर भी इधर देखने को मिलता है. स्पर्माथिका मतलब दिस इज अ रिजर्वायर फॉर द स्पर्म व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द मेल कॉकरोच. ठीक है. तो स्पर्म इधर से रिलीज होगा, गोनोपोर से ओवम भी रिलीज होता है, और कोलैटरल ग्लैंड का जो ओपनिंग है हाँ इधर ही होता है. यहाँ पे पेड़ पौधा जैसा देखने में जो ये जो ग्लैंड्स जो देखने को मिलता है ये रीजियन में, जो कि बेसिकली उथिका सिक्रेशन कर रहा है. उथिका का जो आउटर कोटिंग सिक्रेट करते हैं उसको हम लोग कोलैटरल ग्लैंड बोलते हैं. तो कोलैटरल ग्लैंड भी इस पोर्शन में ही प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट क्या बताया है? इन मेल्स जेनिटल पाउच और चेम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड डॉर्सली. ओके, मेल कॉकरोच में क्या बताया गया है? जेनिटल पाउच डॉर्सली बाउंडेड बाय नाइन्थ एंड टेंथ टारगा. यानी कि कॉकरोच का जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है,
एब्डोमिनल मेल कॉकरोच के एब्डोमिनल सेगमेंट में जो डोर्सल साइड में होता है, इधर जो प्लेट्स पाए जाते हैं काइटिनस प्लेट, उसको हम लोग टर्जाइट्स टर्गर बोलते हैं, जो कि 1 से लेकर 10 तक होता है। और नीचे के साइड में यानी कि वेंट्रल साइड में स्टर्ना या स्टर्नाइट्स होता है, जो कि मेल कॉकरोच में फर्स्ट टू लेके 9 स्टर्ना तक ही होता है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन तो सही बताया है, और वेंट्रली वाई नॉन स्टर्नम, तो ये ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। ओके, 3 में क्या बताया है? मेल्स जेनिटल पाउच कंटेन्स डोर्सल एनस, सही बात है, एनस ऊपर की तरफ होता है। वेंट्रल मेल जेनिटल पोल नीचे की तरफ होता है, ये भी करेक्ट बात है। एंड गुनापोफाइसिस नीचे मेल जो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या बोल सकते हो, और जो स्यूडोपिनी स्टिटुलेटर, ठीक है, जो यानी कि जो कि गोनापोफाइसिस या फैलोमियर का जो पार्ट होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। मेल्स बियर पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक स्टाइलिंग which are absent in females. ओके, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चंस आर करेक्ट। मेल में हम लोग जानते हैं, मेल का जो एब्डोमेन होता है वहाँ पे एनल सर्सी तो होता ही है, जो कि सेगमेंटेड होता है, और उसके बाद थ्रेड लाइक एनल स्टाइल भी होता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेल गुनापोफाइसिस और फेलोमियर, जो कि फीमेल में एब्सेंट होता है। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग? ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों का जो है रिप्रोडक्टिव सॉरी सॉरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का बात किया जा रहा है, राइट? तो ये ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया से पहले इनिशियल जो पार्ट है ट्रैकिया का, उसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स का ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस, और उसके पीछे की तरफ से क्या चला गया है? फूड पाइप या इसोफेगस चला गया है। और ये सब का जो कॉमन जंक्शन होता है, इसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं, राइट? और जो कार्टिलेजिनियस इनकम्प्लीट सी रिंग्स होता है वो ट्राकिया में प्रेजेंट होता है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये ट्राकिया है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। प्राइमरी ब्रोंकाई का जो डिविजन्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई का भी जो डिवीजन होता है उसको हम लोग टर्शियरी ब्रोंकाई बोलते हैं। और टर्शियरी ब्रोंकाई का जो नैरो डिविजन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, intermediate bronchioles, the transitional bronchioles, and ends with the terminal bronchioles. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोली प्रेजेंट होता है, राइट? सो ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लंग के अंदरूनी जो चीज है। तो यहाँ पे कार्टिलेजिनियस रिंग, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग कहाँ कहाँ पे होता है, ये हम लोग को ढूंढ के निकालना है। सो ऑप्शन ए में बताया है फेरिंग्स में। फेरिंग्स में तो नहीं होता है। प्राइमरी टर्शियरी ब्रोंकाई में तो होता है, सही बात है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी होता है। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन है। ट्रैकिया में भी होता है। ऑप्शन तो ऑप्शन ए नहीं ले सकते कि ड्यू टू द फेरिंग्स। ट्रैकिया में होता है, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई में होता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में होता है, ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। लैरिंग्स में नहीं होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई में होता है, इनिशियल ब्रोंकाई में भी होता है। लैरिंग्स के वजह से ये ऑप्शन को भी गलत ठहराते हैं। ट्रकिया में होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई में होता है, ओके। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी होते हैं। अच्छा, ऑप्शन बी जो है प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई बताया गया है, लेकिन टर्शियरी ब्रोंकाई 3 डिग्री ब्रोंकाई के बारे में नहीं बताया है, तो इस ऑप्शन को भी इनकरेक्ट माना जाए जा रहा है। सो ट्राकिया यानी कि विंड पाइप, प्राइमरी सेकेंडरी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री ब्रोंकाई, राइट? जैसे हम लोग अभी डायग्राम ड्रॉ किए थे।
बेसिकली ट्राकिया में कार्टिलेजिनियस रिंग होते हैं, फर्स्ट डिग्री यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई में कार्टिलेजिनियस प्लेट्स होते हैं, और ऑब्वियसली जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होते हैं इसमें भी कार्टिलेजिनियस प्लेट प्रेजेंट होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी हियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यहाँ पे क्या बताया है, देख रहे हैं, एक्स causes reabsorption of Y, okay, and water from the distal part of tubule. Okay, so ये basically excretion का क्वेश्चन है, नेफ्रॉन, राइट। नेफ्रॉन के बारे में बता के रखा है ये। तो ये डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी और सीडी, ये जो जोन है बेसिकली स्पेसिफिकली डीसीटी, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब का बात किया गया है। यहाँ पे क्या रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाई एंड वाटर, यहाँ से वाटर रिएब्जॉर्प्शन करवा रहा है और वाई रिएब्जॉर्प्शन करवा रहा है, किसके दबाव में, एक्स के दबाव। और क्या बताते हैं, देखिए, दिस ऑल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन जेड एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये जो वाटर और वाई रिएब्जॉर्प्शन हो रहा है जिसकी वजह से जी एफ आर इंक्रीज होता है और जेड भी इंक्रीज हो रहा है। यू हैव टू आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो एक्स क्या हो सकता है, पहला क्वेश्चन में बताया एडीएच, तो एडीएच की वजह से सीडी से तो वाटर रिएब्जॉर्प्शन हो सकता है, डीसीटी से भी कुछ हद तक वाटर रिएब्जॉर्प्शन तो हो सकता है, लेकिन वाटर के साथ साथ यहाँ पे यूरिया रिएब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये इरेलीवेंट लग रहा है, यूरिया और वाटर रिएब्जॉर्प्शन के वजह से तो मतलब डायरेक्टली जीएफआर के ऊपर रोल नहीं है। वाई को क्या बता रहा है, ये सोडियम आयन है। हाँ, सोडियम वाटर के साथ साथ सोडियम तो रिलीज होता है, सोडियम और क्लोराइड विल बी फॉलोइंग सोडियम। ओके, जेड को बताया गया है, जेड को बताया गया है ब्लड प्रेशर, तो जेड पीपी हो सकता है। ओके, ऑप्शन बी एडीएच के प्लस रॉन्ग है, ये सही लग रहा है। ओके, एक्स एल्डोस्टेरोन बताया गया है। ओके, वाई सोडियम बताया गया है। हाँ, अब एडीएच के वजह से तो सोडियम अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग, ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग। ऑप्शन सी एक्स एल्डोस्टेरोन, किडनी, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा अतः मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन विल बी एक्टिंग ऑन द डिस्टल पार्ट ऑफ renal tubule, और यहाँ पे वाटर और सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन करवाते हैं और जीएफआर और पीपी इंक्रीज करने में या मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी के प्लस रिएब्जॉर्प्शन नहीं करवाते हैं, यहाँ पे के प्लस सिक्रेशन करवाते हैं, राइट, एल्डोस्टेरॉन। और आयनिक कंसंट्रेशन ये इंक्रीज करने के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। Let's move to the question 5. Which of the following is not true about the not true? देखना है, about the effect produced by the principal glucocorticoid in our body. Principal glucocorticoid कौन है? Cortisol, right? It regulates the balance of water and electrolyte in our body. Not true बताया गया है। ये water and electrolyte stimulate gluconeogenesis, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है तो ये हाइपरग्लाइसेमिया क्रिएट करते हैं, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस तो करवाना पड़ेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या क्या होता है, फ्रॉम
नॉन ग्लूकोज टू ग्लूकोज, खास करके लैक्टिक एसिड से, स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन को तोड़ेगा, अमीनो एसिड बनाएगा, लिपिड को तोड़ेगा, फैटी एसिड बनाएगा, और ये अमीनो एसिड फैटी एसिड से ये ग्लूकोज फॉर्म करेगा, न्यूग्लूकोजेनेसिस। इनहिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो प्रोटियोलाइसिस करता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये कैटाबोलिज्म, ठीक है। और अमीनो एसिड सेल अगर अपटेक करता है अमीनो एसिड को, तो उससे क्या करेगा, एनाबोलिज्म करके प्रोटीन बनाते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली ये भी करेक्ट बात है। कॉर्टिसोल के बारे में, तो कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, लाइपोलाइसिस प्रोटियोलाइसिस को स्टिमुलेट करते हैं, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को भी स्टिमुलेट कर, ओके, इट इनहिबिट करते हैं, सही बात है, इनहिबिट करता है, करेक्ट है। तो ये द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन अवर बॉडी, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, तो ये अपना आंसर है। अच्छा, ये वाला जो सेंटेंस है, ये कौन सा हार्मोन का रोल है, ये T3 T4 यानी कि थायराइड हार्मोन्स का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मसल टिश्यू। ओके, मसल इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ एंडोडर्मल इन ओरिजिन। नहीं, मसल का ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। ओके, 40 50% ऑफ बॉडी वेट ऑफ मैन एडल्ट कंट्रीब्यूटेड बाय मसल, करेक्ट, एनसीईआरटी का लाइन है। मसल्स have प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के थ्रू जब नर्व इम्पल्स आते हैं, तो इसमें मसल में डिपोलराइजेशन होता है, जिसको हम लोग एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं, राइट। तभी ना मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑब्वियसली मसल का ही प्रॉपर्टी है, विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी। एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, तो ये सारे के सारे मसल का प्रॉपर्टी है। Contractile property of muscles is effectively used for locomotion and movement. Exactly. So, read the following statement. So, how many statements are correct? Correct statement कितना है? 1, 2, 3. ठीक है? ये incorrect है. तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 3 statements are correct here. अच्छा, let's move to the next question. Question number 7. Read the following statement for restriction enzymes. ओके, रेन का बात किया जा रहा है, and choose option which have only correct ones. Okay, restriction enzymes belong to a large class of enzymes called nuclease, यानी कि जो डीएनए या आरएनए को क्लीव करते हैं, उस तरह के एंजाइम को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस का ही पार्ट है। न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस में आते हैं restriction endonuclease, right? So restriction enzymes are uh, two two kind, okay, exonuclease and endonuclease. ये wrong statement है, क्योंकि exonuclease and endonuclease ये nuclease का सब division, right? Okay. Restriction enzymes are so called because they only identify particular nucleotide sequence, okay, generally ये palindromic sequence को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि GATTC, ये इको R1 के लिए है। तो एक डीएनए सीक्वेंस को जब हम लोग स्टडी करते जाएंगे, तब देखो ये पर्टिकुलर, ये जो सीक्वेंस है, इधर भी GAATTC है, इधर 5' to 3' रीड करेंगे, और फिर जो इसका जो कम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, इधर भी GAATTC। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, तो ये भी सही बात है। ऑप्शन 4, more than 900 restriction enzymes have been isolated from 230 strains of bacteria. ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1, 3, 4।
which have only correct ones. So 1, 3, and 4 the correct answer. Okay, option number C. Okay, let's move to question 8. Okay, so we can identify starfish or asterias from the chapter Animal Kingdom. क्या बताया है? Choose the correct statement for the animal given in the figure below. ये फ्रेश वाटर एनिमल इकाइनोडर्म्स? नो, फ्रेश वाटर एनिमल तो ये नहीं, ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, राइट? These animals have an endoskeleton of calcareous ossicle. सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये इकाइनोडर्म्स के बारे में। इकाइनोडर्म्स नाम ही इसलिए हुआ है क्योंकि इसके स्पाइनी स्किन होता है, और ये स्पाइनी स्किन के पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है कि इसके पास लाइव कैल्केरियस एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग कैल्केरियस ऑसिकल्स भी बोलते हैं। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। नहीं, ये कहां से बायलैटरली सिमेट्रिकल दिख रहा है? ये तो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्रिकल या रेडियली सिमेट्रिकल है, तो ये रॉन्ग हो गया। द लार्वी आर रेडियल सिमेट्रिकल, उल्टा है, लार्वा बायलैटरल, एडल्ट रेडियल सिमेट्रिकल। सो दे आर डिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। ऐसा भी नहीं होता है, डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि इसके पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर प्रेजेंट है। और असिलोमेट तो इसको बोल सकते हैं, ऑब्वियसली असिलोमेट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन बी। इसके पास एंडोस्केलेटन है, और वो एंडोस्केलेटन कैल्केरियस ऑसिकल्स हम लोग एंडोस्केलेटन को बोलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following statements are true about the polysaccharides? Okay, polysaccharides, small molecule chapter से question. Cellulose is a homopolymer. Exactly, cellulose is a homopolymer of beta D glucose. Inulin is a polymer of fructose. Again, this is a correct statement. Inulin जो कि डालिया प्लांट्स के जो ट्यूबर रूट है उसमें पाए जाते हैं। और वन इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट इनुलिन इज, इनुलिन किडनी का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या किडनी का जो फंक्शन है, ये चेक करने के लिए इनुलिन इस्तेमाल होता है डॉक्टर्स के द्वारा। ओके, तो सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैनॉट होल्ड आयोडीन। ओके, आयरन टेस्ट में सेलुलोज पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि सेलुलोज में इस तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। सेलुलोज क्या होता है? एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच भी नहीं होता। तो ब्रांच नहीं है, हेलिक्स नहीं है, तो पॉकेट फॉर्मेशन नहीं होता है जिधर वो आयोडीन को होल्ड कर पाए। तो करेक्ट स्टेटमेंट है ये, स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी नहीं होता है स्टार्च का ये जो अमाइलोज है, इस तरह का राइट हैंडेड हेलिक्स बनाते हैं, जो कि इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1, सेलुलोज होमोपॉलीमर है, सही है। इनुलिन फ्रुक्टोज का पॉलीमर है, ये भी सही है। सो 1, 2 एंड 3 ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। So in question number 10, you can see this is a question from elimination of excretory products, very important chapter of human physiology. यहाँ पे क्या बताया गया है? हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर से ABCDEF आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो देखते हैं कि ए क्या होता है। ए तो है रेनल, ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये तो रेनल आर्टरी है। बी, बी बी बी
कि कहाँ तक जा रहा है। ए बी रेनल वेन है। सी क्या है? सी किडनी है। डी डॉर्सल aorta है। ई यूरिनरी ब्लैडर है। एफ रेनल पेल्विस है। तो ऑप्शन ए में क्या बताया गया है? ए जो है रेनल आर्टरी, सही है। ऑप्शन बी रेनल वेन, ये भी सही है। सी किडनी, ये भी सही है। ऑप्शन डी डॉर्सल aorta, ये भी सही है। ई यूरिनरी ब्लैडर, ये भी सही है। एफ रेनल पेल्विस, तो ऑप्शन है तो करेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में ए को बताया गया है कि डॉर्सल aorta, गलत। ये पे पूरा गलत हो गया। ऑप्शन सी में गलती क्या है? ऑप्शन रेनल वेन, सी किडनी, डी डॉर्सल aorta, ई पेल्विस बताया गया है। ये तो पेल्विस नहीं है, ये तो यूरिनरी ब्लैडर है। तो हो गया सी गलत। ए एज ऑप्शन डी में ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी डॉर्सल aorta है, डी किडनी कहाँ से हो गया? सी किडनी है। ओके, सी डॉर्सल aorta नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव टू द इजी क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ठीक है। Which of the following statement regarding adrenal gland are true? Okay. Cortisol stimulates the production of red blood cell. Yes, cortisol is responsible or one of the enzyme for hemopoiesis or erythropoiesis. Aldosterone promotes the reabsorption of potassium ion in the renal tubule. Reabsorption नहीं करते हैं. It's responsible for potassium ion secretion. तो ये गलत हो गया। Aldosterone helps maintain body fluid volume, osmotic pressure by helping in reabsorption of water and sodium ion from distal convoluted tubule, or blood pressure by reabsorption of sodium and water. Correct है ये भी। ऑप्शन 4, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो ना रेटिकुलरिस से जो सिक्रेट होता है, it contribute to growth of facial, pubic, axial hair during puberty. ये भी करेक्ट है। सो 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या बताया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर ट्रू? ओके, सॉरी 1, 2, 3 नहीं, 1 ट्रू है, 2 फॉल्स है, 1, 3 एंड 5। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इधर जो स्टेटमेंट नंबर 2, ये रॉन्ग क्यों था? एल्डोस्टेरॉन यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये रिएब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन को प्रमोट नहीं करता है। हालांकि ये सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन और प्रमोट करते हैं। हम लोग पिछले एक क्वेश्चन में भी इस चीज का जिक्र किए थे। नेफ्रॉन वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे हम लोग इस चीज का जिक्र किए थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following statements are true regarding the layers of adrenal cortex and their function?
The adrenal cortex is divided into three layers: zona reticularis, zona fasciculata, zona glomerulus. तो एड्रिनल ग्लैंड में दो हिस्सा होता है, एड्रिनल मेडला, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के अंदर से लेके बाहर तक, ठीक है। अगर GFR, ये वर्ड को याद रखेंगे हम लोग, GFR बाहर से लेके जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, तो अंदर से जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलस। द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज एल्डोस्टेरॉन, नहीं, ये कॉर्टिसोल होता है। कॉर्टिसोल produces anti-inflammatory reaction and suppression of immune response. स्ट्रेस हार्मोन है, इसलिए mineralocorticoids regulate the balance of water and electrolytes in the body. Mineralocorticoids regulate the balance of water and electrolytes. एल्डोस्टेरॉन का बात किया गया है और उसके ग्रुप ऑफ हार्मोन्स का बात किया गया है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 3 भी करेक्ट है, ऑप्शन 4 भी करेक्ट है। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, assertion region. One ovum is released during the middle of each menstrual cycle. सही बात है, menstrual cycle का 3 फेज होता है, menstruation phase, okay, then proliferative phase, then ovulatory phase, then luteal phase. तो ovulatory phase जो है menstrual cycle का, जो menstrual जो मंथ होता है 28 डेज का, लगभग 14th डे के आसपास ओव्यूलेशन होता है, तो ये करेक्ट है, करेक्ट है। रीजन बताया, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन क्यों मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ओवम रिलीज होता है, यानी कि ओव्यूलेशन होता है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है। सो बोथ आर ट्रू, but reason is not the correct explanation of assertion. Okay. Now question number 14. Consider the following statements. Limbic lobe is a complex structure which is formed by inner parts of the cerebral hemisphere and a group of associated deep structure. Correct sentence है। Limbic lobe बनाने के लिए क्या चाहिए? Hippocampus. According to NCERT, amygdala, basal ganglia, ये NCERT में नहीं है। और उसके साथ साथ लिम्बिक सिस्टम में हेल्प करता है अपना हाइपोथैलेमस, जिसको इमोशनल ब्रेन भी हम लोग बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम को। तो करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 2 में क्या बताया है? लिम्बिक लोब अलोंग विद द थैलामस, गलती हो गया, इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस एंड मोटिवेशन। यहाँ पे हाइपोथैलेमस होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। So which of the following statements or statement regarding limbic lobe are correct? So only one is correct, right? Two incorrect. नहीं, okay. तो लिम्बिक लोब बेसिकली कहाँ पे रहता है? अगर हम लोग ब्रेन को स्टडी करते हैं, तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो ये तो हो गया, ये जो जोन है ये तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया। ये वाला जो जोन है जहाँ पे सेरिब्रल मेडाला है, जो कि जनरली डायग्राम में, जो ब्रेन का जो सैजिटल सेक्शन हम लोग बनाते हैं डायग्राम इंसर्ट में जो दिया हुआ है, उसमें दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है? लग रहा है कि ये भी एनिमल किंगडम का ही क्वेश्चन है। इनकरेक्ट ऑप्शन, ये तो फेरिटिमा है, यानी कि ऑर्थोम के बारे में क्वेश्चन है। दे मे बी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। इनकरेक्ट ऑप्शन बताया है, दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बाइलैटरल सिमेट्री। ऑप्शन सी, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। गलत हो, ये हार्ड ऑर्डर एनिमल है, एनिलिड्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा।
इट हैज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, एनिमल किंगडम का फर्स्ट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, रॉन्ग क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो यही है अपना आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, identify A and D in the given diagrammatic representation of mechanism of hormone action। तो यहाँ पे हार्मोन जो है ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए न्यूक्लियस के अंदर चला गया है साइटोसॉल होते हुए। तो ये ऑब्वियसली ये स्टेरॉयड हार्मोन यानी कि हाइड्रोफोबिक या लाइपोफिलिक हार्मोन ही होगा। ऑप्शन में यहाँ बताया गया है ऑप्शन ए में डी जो है ये डीएनए तो नहीं, ये खुद हार्मोन है, प्राइमरी मैसेंजर। बी जो है ये न्यूक्लियस हो सकता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स भी है। और डी जो है यहाँ पे, सॉरी ए को बताया गया है। ए जो है ए तो डीएनए है, सही बात है। अगर ए है तो ये डीएनए होगा। और डी जो है ये तो हार्मोन है, राइट। ऑप्शन बी में क्या बताया है? सॉरी, ए जो है ये इसको पॉइंट आउट नहीं किया है, एक्सट्रीमली सॉरी। ए जो है बेसिकली इधर होना चाहिए क्या? डीएनए से क्या बन रहा है? डीएनए से बन रहा है एमआरएनए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसमें जो हार्मोन सेल के अंदर घुस रहे हैं, हार्मोन सेल के अंदर घुस के क्या करते हैं? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है और ये सीधा जाके बाइंड हो जाते हैं डीएनए के साथ, पर्टिकुलर जीन को अल्टर कर देते हैं। यानी कि जीन अगर स्विच ऑफ था तो उसको स्विच ऑन कर दिया जाता है और फिर डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर बनेगा एमआरएनए और एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन आफ्टर ट्रांसलेशन। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी में ए को बताया गया है एमआरएनए, सही है हालांकि ये। बी को न्यूक्लियस बताया गया है, सी को हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बताया गया है, डी को स्टेरॉयड हार्मोन बताया गया है। करेक्ट आंसर मिल गया। ऑप्शन सी में गलती क्या है? ए एमआरएनए सही है, बी न्यूक्लियस सही है, सी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, डी कोई प्रोटीन नहीं। डी कोई प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन हार्मोन अगर होता तो ये इस तरह से जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ आके बाइंड हो जाता, क्योंकि उसको सेल के अंदर जाने का परमिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन डी में गलती क्या है? डी प्रोटीन है, ए डीएनए नहीं। तो अपना जो आंसर है वो ऑलरेडी मिल चुका है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, which of the following statement are false about the female reproductive system of frog? Okay, let's see. It include a pair of ovaries, सही है। The ovaries are situated near kidneys and there is functional connection of kidneys, नहीं। फ्रॉग का ये अगर किडनी हो गया तो किडनी के साइड में इस तरह से ओवारी पाए जाते हैं। ओवारी के साथ किडनी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। किडनी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन किसका है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्रॉग का टेस्टिस का, राइट। तो ये चीज तो गलत हो गया। ओके, ऑप्शन थ्री में मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। A pair of oviducts arising from the ovaries opens into the cloaca separately। बेसिकली यहाँ से ओवरियन फनेल, यहाँ से जो ओव्यूलेशन होगा इसमें ओविडक्ट कलेक्ट करके ओपन हो जाएगा
क्लोआका। ओके, तो फॉल्स क्या है? फॉल्स ऑप्शन टू जो है ये फॉल्स ऑप्शन, राइट। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following statement is correct for the polysaccharide? Again, biomolecule terms. The polysaccharides are found as a part of the acid insoluble pellet. हाँ, जब हम लोग बायोमोलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस को परफॉर्म किए थे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लिए थे, तो एसिड सॉल्युबल पूल में जनरली आ गया था क्या? माइक्रोमोलिक्यूल। और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जनरली मैक्रोमोलिक्यूल और लिपिड्स था। तो पॉलीसैकेराइड क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है। दे आर फाउंड एज अ पार्ट ऑफ द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट, करेक्ट बात है। दिस आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, यानी कि ये मोनोसैकेराइड का ही लॉन्ग चेन होता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे तो करेक्ट दिख रहा है। उसके बाद क्या बताया? स्टेटमेंट सी में बताया दे आर थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये भी सही है। मोनोसैकेराइड्स इन लोगों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। सेलुलोज इज ए पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड ऑब्वियसली, कंसिस्टिंग ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज से नहीं बना होता है, ये तो होमोपॉलीसैकेराइड होता है, यानी कि ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से जो बनाता है, जो पॉलीसैकेराइड बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। बट ये फ्रुक्टोज का नहीं है, ये ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड। इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया है, ये फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन करेक्ट, 1 2 करेक्ट तो था ही इधर, 3 4 5 भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन है? ऑप्शन 4। तो ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट ऑप्शन 4, राइट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following statement are true regarding hormone secreted by non-endocrine tissue? नॉन एंडोक्राइन टिश्यू मतलब यहाँ पे स्टमक हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के डिफरेंट पोर्शंस हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया। तो जहाँ पे मतलब डिफ्यूज तरीके से एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट रहता है, लोग हम लोग नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स या नॉन एंडोक्राइन टिश्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले बताया गया है कि एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, एएनएफ नाम में एट्रिया है, सिक्रेटेड बाय द एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट एंड हेल्प्स डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। सही बात है, जब अपने ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाते हैं तो एएनएफ काम करके ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। एंड दिस इज एंटागोनिस्टिक, ये उल्टा काम करता है, अपोज करता है किसको? अपोजिंग टू रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन को ये अपोज करता है। ओके, तो ये करेक्ट हो गया। एरिथ्रोपोइटिन किडनी का हार्मोन है। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर is secreted by atrial wall of the heart and help, अच्छा अच्छा, आई थिंक ये गलती से आ गया है, एरिथ्रोपोइटिन ये नहीं रहे। Erythropoietin produced by juxtaglomerular cells of the kidney and inhibits erythropoiesis. erythropoiesis को inhibit नहीं करता है, यानी कि erythropoiesis को stimulate करते हैं erythropoietin। तो ये गलत हो गया। Gastrin stimulate the secretion of hydrochloric acid and pepsinogen from the gastric gland, सही है। ऑप्शन 4 में क्या बताया है? Cholecystokinin CCK stimulates the secretion of pancreatic enzyme and juice from the pancreas and गॉल ब्लैडर रेस्पेक्टिव। तो ऑप्शन 4 भी करेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 3 ट्रू है, स्टेटमेंट 4 ट्रू है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट स्टेटमेंट 2। ट्रू क्या है? 1 3 एंड 4। ओके, नाउ
आखिरी क्वेश्चन, लेट्स सी। क्वेश्चन इजी दिख रहा है, ये आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स आर फाउंड इनसाइड द टारगेट सेल which while intracellular receptors are located on the cell membrane। गलत है, नाम में है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एक अगर सेल है तो सेल के ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, जैसे कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। गलत हो गया, इंटरसेलुलर रिसेप्टर सेल के अंदर होगा, चाहे साइटोप्लाज्म में चाहे न्यूक्लियस के अंदर, ये भी गलत हो गया। द बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर फ्रॉम्स हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, सही है, and that leads to biochemical changes in the target tissue, सही है। Which of the following statement are true regarding hormone receptor and their role? तो वन तो ट्रू नहीं है, ओनली टू इज ट्रू। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, ये अगर सेल मेम्ब्रेन है तो जनरली स्टेरॉयड हार्मोन और आयोडोथायरोनिन हार्मोन्स ये सेल के अंदर आ जाएगा, न्यूक्लियोपोर से न्यूक्लियस के अंदर भी घुस जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर घुस के ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इसको स्वागत करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और फिर ये जाके बाइंड हो जाएगा डीएनए के साथ, और जीन रेगुलेशन को ये ऑल्टर कर देते हैं, फिर डीएनए से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए बनाएगा प्रोटीन। तो हो गया, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स लीड्स टू बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। तो नया प्रोटीन बना तो कुछ नया कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होगा। तो आवर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोग 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट 2025 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट सेशन, तो थैंक यू एवरीवन।